अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है? इट इज़ अ सब यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजर हु इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज़ ऑफ दैट सेंटर। जैसे आपको बताया था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जो हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से तैयार करते हैं कि उनकी एक्टिविटीज़ को डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो एक पर्टिकुलर सेंटर का जो कंट्रोल है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर। और उस डिपार्टमेंट के काम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी पर्सन की होती है ना। जो प्रोडक्शन का भी हो सकता है, परचेज़ का भी हो सकता है और सेल का भी हो सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है या उसके सब पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर उनका जो मेन काम है वो क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि उसको यूटिलाइज़ करना, जो भी कॉस्ट है प्रोडक्शन की उसकी एफिशिएंसी को चेक करना, या जो सेल की क्वांटिटी है उसको चेक करना कि वो उनका जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है उसके अकॉर्डिंग काम आए। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। एक सेंटर हो सकता है एक्सपेंस सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। आप देखो नाम से पता चल रहा है एक्सपेंस सेंटर, मतलब एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए जो सेंटर बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस सेंटर या कॉस्ट सेंटर। ये वो सेंटर होते हैं जहाँ पर जो मैनेजर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, बट उनके रिवेन्यू को लेकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, है ना। यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट शुड बी द एक्सपेंडिचर, और फिर ये देखते हैं कि व्हाट आर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो उनका ये टारगेट होता है कि जो स्टैंडर्ड सेट किया उसके अकॉर्डिंग उनके जो एक्सपेंडिचर है वो होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे, कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो फिर वो उसके रीज़न्स को ढूंढते हैं और कौन रिस्पॉन्सिबल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हैं। सेकंड आता है प्रॉफिट सेंटर, जिसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेंटर भी कहते हैं। ये एक ऐसा सेंटर है जो एक्सपेंसेस को तो देखता ही है ना, क्योंकि प्रॉफिट तभी होगा जब एक्सपेंसेस कम होंगे और रिवेन्यू ज़्यादा होंगी, है ना। तो इसको रिवेन्यू को भी देखना होता है और एक्सपेंडिचर को भी देखना होता है। तो वी कैन से इनपुट एंड आउटपुट दोनों को मेज़र करता है प्रॉफिट सेंटर। और इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और ये जो भी मैनेजर होता है इस सेंटर का, है ना, उसको ये देखना होता है कि उनकी जो प्रॉफिट हैं वो मैक्सिमाइज़ हों, जो उन्होंने सोचा है उसके अकॉर्डिंग उनके प्रॉफिट होने चाहिए। उसके बाद देखिए थर्ड आता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब देखिए इसके नाम से पता चल रहा है जो इन्वेस्टमेंट सेंटर है उसका मेन काम क्या है? इन्वेस्टमेंट करना, है ना, आउटसाइड, मे बी आउटसाइड, मे बी इनसाइड। तो देखो जो इन्वेस्टमेंट सेंटर है इसका मेन काम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करना। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो कंपनी के अंदर भी हो सकती है और कंपनी के बाहर भी हो सकती है। तो कंपनी के अंदर जो एसेट्स परचेज़ की जाती हैं, है ना, वो भी सोच समझ कर खरीदी जाती हैं कि उससे उतना आउटपुट मिले। और इसी तरीके से अगर कुछ सरप्लस मनी है तो बाहर भी इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस सेंटर का जो मैनेजर है वो ये देखता है कि बाहर जो भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है उसके ऊपर जो रिटर्न मिलेगी वो रिटर्न उनको कंपनी की रिटर्न से ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो इसके लिए ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक क्राइटेरिया होता है परफॉर्मेंस एवल्यूशन का, है ना, वो क्राइटेरिया होता है इसको मेज़र करने का। तो उसको वो चेक करता है कि क्या उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। तो इस तरह से ये 3 सेंटर हैं जिसमें जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की जाती है इसके क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो जाती है तो पर्सन्स को, और वी कैन से ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को ये पता होता है कि उसने ये काम करना है, और अगर ये काम सही ढंग से नहीं हुआ तो टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझते हैं और काम को सही ढंग से करते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई भी गलती ना हो, और ऑब्वियसली इससे परफॉर्मेंस उनकी इम्प्रूव होती है ना, क्योंकि वो पूरे एफर्ट्स करते हैं कि कोई भी डेफिशिएंसी ना हो। अगर डेफिशिएंसी होगी तो उनको आगे रिपोर्ट कर दिया जाएगा। हेल्पफुल इन कॉस्ट प्लानिंग, कि जो भी कॉस्ट की प्लानिंग की जाती है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टैंडर्ड सेट किए पिछले साल के उसकी हेल्प लेकर नेक्स्ट ईयर के भी आप स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। तो कॉस्ट की और रिवेन्यू के दोनों के स्टैंडर्ड इसमें सेट होते हैं। नेक्स्ट है डेलीगेशन एंड कंट्रोल, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती बल्कि पावर भी दी जाती है, मतलब अथॉरिटी भी दी जाती है टू टेक डिसीज़न, और इसके साथ साथ फाइनेंशियल जो अथॉरिटी है वो भी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो उसके अकॉर्डिंग काम भी कर सकें। तो यहाँ भी अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो रेगुलरली दिस इज़ रिपोर्टेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट एडवांटेज है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग,
कि ऑब्वियसली जो मैनेजर हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के, है ना, उनको हेल्प मिलती है काफ़ी कि जब उनको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, तो वो डिसीज़न ईजीली ले सकते हैं। उनको वेट नहीं करना होता कि उनको टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव से पूछना है उसके बाद वो काम करेंगे। वो ईजिली डिसीज़न ले सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है कॉस्ट कंट्रोल, कि इससे जो है वो कॉस्ट भी कंट्रोल होती है। तो जो एम्प्लॉयज़ है, जो मैनेजमेंट है, उसको वो मोटिवेट कर सकते हैं कि ताकि जो है वो कॉस्ट कम से कम आए। तो कॉस्ट कंट्रोल के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया जा सकता है। बेसिस ऑफ अप्राइजल ऑफ मैनेजर्स, कि जो मैनेजर्स हैं उनके काम को भी मूल्यांकन उनका किया जा सकता है। तो इसलिए जो मैनेजर्स हैं वो इजीली काम कर सकते हैं अगर वो इस तरीके का मतलब डिसीज़न लेते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हैं, तो फ्यूचर के लिए वो डिसीज़न ले सकते हैं। अवेयरनेस अमंग सुपरवाइजरी स्टाफ, कि जो सुपरवाइजरी स्टाफ है जो भी उनको गाइड करने वाला है, उनके बीच में भी अवेयरनेस बढ़ती है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि अगर कोई एक्सेप्शन है, मतलब कोई भी की फैक्टर है जिसको कि ध्यान में रखना है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको ध्यान में रखते हुए भी काम कर सकती है। तो ये थे कुछ इसके एडवांटेज। आप देखिए नेक्स्ट आती है इसके अंदर कमियां क्या हैं। सबसे पहला है प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कि सबसे पहली कमी ये आती है कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में बताया कि आपको डिसाइड करना होता है कि दिस इज़ कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड दिस इज़ नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। दोनों के लिए अलग पॉलिसी बनती है, तो दोनों को अलग अलग डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी कॉस्ट कंट्रोलेबल है और कौन सी अनकंट्रोलेबल है। ये एक डिबेटेबल इशू हो जाता है। सेकेंड, डिले इन रिपोर्टिंग, कि कई बार क्योंकि जो ऑफिसर्स होते हैं उनको इमीडिएटली साथ के साथ उनको रिपोर्ट करना होता है, तो कई बार जो रिपोर्ट करने में अगर लेट हो जाता है तो फिर उसका उतना रिज़ल्ट, उतना आउटपुट जो है वो पॉजिटिव नहीं होता, तो ये कई बार लेट हो जाता है। थर्ड है इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट, कि कई बार जो है डिपार्टमेंट में आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता और उनके जो रिज़ल्ट्स उनको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो ये था कुछ शॉर्ट कमिंग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट सेंटर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो नाम से पता चल रहा है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर किसके हैं? कॉस्ट के, कि फॉर कंपटीशन ऑफ कॉस्ट, जो कंपनी की जो प्रोडक्शन करने के लिए डिफरेंट जो कॉस्ट होती है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है ना, तो ये अलग अलग सेंटर बना दिए जाते हैं, बट इस सेंटर का मेन पर्पस होता है कंपटीशन ऑफ कॉस्ट। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में कॉस्ट भी आता है और रेवेन्यू भी आता है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो पर्सनस हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की जाती है। तो वी कैन से कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज़ कंसर्न विद द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन कंट्रोलिंग कॉस्ट। आप देखिए इसको परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए 2-3 मेथड आपको दिए हुए हैं कि किस तरह से मेज़र किया जाएगा। सबसे पहला मेथड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने रेशियो एनालिसिस में भी पढ़ा होगा। इसमें ये देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न कितनी मिल रही है। ये जनरली जो इन्वेस्टमेंट सेंटर है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, उसमें ROI निकाली जाती है। देखिए इसका फार्मूला क्या है, NI डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। हेयर NI रेफर्स टू नेट इनकम, कि नेट इनकम को जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। इसी तरीके से देखो अदर फार्मूलेज भी दी हैं, कैपिटल टर्नओवर इनटू परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल, है ना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू सेल बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सेकंड, वेरिएंस एनालिसिस, जिसका पूरा चैप्टर आपने पढ़ा कि वेरिएंस एनालिसिस मीन्स क्या होता है, कि वेरिएंस मीन्स डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड परफॉर्मेंस, कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएंस एनालिसिस। इट में बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो इसमें भी ये देखा जाता है कि आपने सोचा क्या था कि एक्सपेंडिचर इतने होने चाहिए, हुए कितने, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहा जाता है, वेरिएंस। थर्ड इज़ रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम क्या है, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड कॉस्ट, है ना। इसको भी देखा जाता है मेजरमेंट करने के लिए कि सही ढंग से काम हुआ या नहीं हुआ। इसको हम इकोनॉमिक वैल्यू एडिड भी कहते हैं। और ये कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना, या प्रॉफिट माइनस इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो मेज़र कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं। और ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट।